नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दरअसल दौरे पर हैं और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की है और इसी के बाद सीएम ने यह कहा है कि वो महज औपचारिक मुलाकात थी और फोन पर उन्हें जीत की बधाई दी थी, लेकिन जब मिला तो जीत की बधाई देने पहुंचा हूं। और सीएम ने यह भी कहा है कि उपराष्ट्रपति का हरियाणा से एक पुराना नाता रहा है और यही वजह रही कि उनसे काफी देर तक चर्चा चलती रही। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि कुछ देर के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। के हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी अभी नया उनका चुनाव होकर के और देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इस नाते से मेरा इससे पहले टेलीफोन पर तो मैंने बधाई दी थी, लेकिन प्रत्यक्ष मिलना नहीं हुआ था। तो आज कर्टसी कॉल के नाते से मैंने उनसे समय लिया था, उन्होंने समय दिया। मैं समझ रहा था कि कोई 5-7 मिनट में ये मिलाप पूरा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बातचीत में, जो कि हरियाणा से उनके बहुत पहले संबंध रहे हैं और बहुत पहले हमारा मिलना जुलना भी रहा है, तो बहुत सी बातें उनसे बात होती रही, गपशप हुई, लेकिन कोई इनफॉर्मल सारे विषय थे, कोई फॉर्मल बात नहीं थी। एक मैंने औपचारिक भेंट उपराष्ट्रपति जी से की है, इसी प्रकार की एक औपचारिक भेंट आज राष्ट्रपति महोदया से भी मैं करने जाऊंगा और सायंकाल का समय उनसे तय हुआ है जाकर के, और एक औपचारिक भेंट ही है। और तो वहीं पर दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, सीएम मनोहर लाल जो हैं वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और इससे पहले आपको हमने अपडेट किया था कि आज मुलाकात जो है वो राष्ट्रपति से भी जो मुख्यमंत्री है उनकी होती हुई नजर आएगी। इसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन सीएम मनोहर लाल पहुंचे और इससे पहले उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति का जो है वो हरियाणा से पुराना नाता है। दरअसल ये अब इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर राष्ट्रपति भवन जो है वो सीएम मनोहर लाल पहुंच गए हैं। प्रेमराज दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, अगर बात की जाए हरियाणा को लेकर या फिर दिल्ली को लेकर, इस वक्त राष्ट्रपति भवन जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हो सकती है? क्या औपचारिक मुलाकात है या किसी बड़ी बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर वहां पर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करी, औपचारिक मुलाकात इसको बताया जा रहा है, और अब से कुछ देर पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। जो जानकारी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पहली मुलाकात है और इसको शिष्टाचार यानी कि औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। जी, लेकिन प्रेमराज, अगर बात की जाए मुलाकात को लेकर, राजनीतिक मुलाकात में कोई औपचारिक मुलाकात दरअसल मायने नहीं रखती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुगबुगाहट जो है वो हो सकती है, क्योंकि उससे पहले कुलदीप बिश्नोई भी वहां पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे। अब राष्ट्रपति से मुलाकात करना, उससे पहले उपराष्ट्रपति से मुलाकात करना, दिल्ली का दौरा करना, क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंचती हुई नजर आ रही है? और बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी है और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिस तरीके से बयान सामने आया कि औपचारिक ये मुलाकात है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मुलाकात का, और जिस तरीके से अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, उनकी जीत को बधाई उन्होंने पहले फोन पर दी और अब फेस टू फेस उन्होंने मुलाकात की थी उपराष्ट्रपति से। इसी कड़ी में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे ये पहली मुलाकात है। हालांकि अब से कुछ देर बाद मुलाकात के बाद सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे और जो अमृता हॉस्पिटल है, 2400 बेड का ये हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पर फिलहाल अभी राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात चल रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए। राष्ट्रपति भवन जो है वो सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल है। आपको बताया, इससे पहले उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये एक शिष्टाचार यानी कि औपचारिक मुलाकात है और इसको किसी भी राजनीतिक ढंग से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति का हरियाणा से एक बहुत पुराना नाता है और उस दौरान उन मामलों को लेकर बातचीत की गई, हरियाणा को लेकर बातचीत की गई और बातचीत जो है वो काफी लंबी चलती हुई नजर आई।
तो वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद में बन रहे अमृता अस्पताल को लेकर भी अपनी बात को रखा है और सीएम ने यह बताया है कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं और जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में बनने वाला अमृता अस्पताल पूरी तरह से हाईटेक होने वाला, इसमें कम दामों पर लोगों का इलाज मिलता हुआ नजर आएगा और हॉस्पिटल के अंदर अमृता मठ के सहयोग से बनता हुआ नजर आ रहा है। जो मरीजों के इलाज की कीमत देने के लिए सक्षम नहीं होंगे उनका मुफ्त इलाज या कम फीस में इलाज करवाया जाएगा। यहां पर आने वाले मरीजों के सिर्फ टेस्ट कराए जाएंगे जो बेहद जरूरी होंगे और मरीजों को जेनरिक दवाएं भी दी जाएंगी। जहां तक तो प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम का विषय है, हमको सबको पता है कि एक श्री मां अमृतामयी जो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, सेवा के कार्यों में बहुत अग्रणी रहती हैं वो, और यहां हरियाणा में भी एक बड़े हॉस्पिटल की नींव रखी है। अभी तो 500 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, लेकिन अंतोगत्वा 2000 बेड्स का वो हॉस्पिटल होगा और एक मेडिकल कॉलेज खोलने की उनकी योजना है। तो फरीदाबाद में उन्होंने इस को शुरू किया है, तो हरियाणा की जनता को इसका पूरा लाभ होगा। आसपास के प्रांतों के लोग भी इसमें आएंगे। गरीबों की एक सेवा, ये उनका एक प्रकल्प है। प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करेंगे और समाज को समर्पित करेंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कल उस अवसर पर मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। तो वहीं पर इसी खबर को लेकर संजय गुप्ता हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। संजय जी, अगर बात की जाए हॉस्पिटल को लेकर तो साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, कल पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और एक अच्छी उपलब्धि कह सकते हैं फरीदाबाद को इस हॉस्पिटल से मिलती हुई नजर आएगी। संजय जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी कोरोना काल में जो प्राइवेट अस्पताल थे उनकी लूट का यहाँ पर लगातार खुलासा हुआ था कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल जनता को लूटने का काम करते हैं, उसकी वजह से ये जिस तरीके से ये हॉस्पिटल की सौगात अम्मा ने फरीदाबाद को दी है, तो इसका फरीदाबाद की जनता की बात अगर हम बात करें तो फरीदाबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा ही नहीं, जितना भी एनसीआर का क्षेत्र है उसकी जनता को इस हॉस्पिटल का फायदा मिलेगा। जिस इलाज के लिए अभी तक हमारे जो लोग थे विदेश में जाकर इलाज कराते थे, वो इलाज उनको अब भारत देश में ही और इस हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा धन्यवाद कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसकी जो क्षमता है 2400 बेड की है। अभी कल 500 बेडों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद में धीरे धीरे इसके कुछ ही समय में इसके 2400 बेड पूरे शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मदर यूनिट की फरीदाबाद में बहुत बड़ी जरूरत थी। लगातार सरकार से मांग की जा रही थी कि फरीदाबाद में एक मदर यूनिट की स्थापना की जाए। तो कहीं न कहीं ये अस्पताल है जो फरीदाबाद वासी हैं मदर यूनिट की जो मांग कर रहे थे उसकी मांग को पूरा करेगा, क्योंकि इससे हजारों युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मजावली पुल ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, वो जल्द ही अगले साल शुरू हो जाएगा। उसके बाद में इस हॉस्पिटल में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ पर जो कमजोर और जो नीचे के वर्ग के लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होगा, उनको भी सस्ती दरों पर यहाँ पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल संजय जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक तो दिल्ली एनसीआर को पूरा ये कवर करते हुए नजर आएगा और दूसरी चीज वो जो गरीब तबका है जो एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकता, वो यहां पर पहुंचकर कम दामों में कम व्यवस्थाओं को लेकर यहां इलाज करवाता हुआ नजर आ सकता है। ये हरियाणा के लिए कितना बड़ा जो एक कह सकते हैं कि उपहार जो है वो अमृता हॉस्पिटल होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले जैसे हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, उनसे हमने बात की, हम उनसे जानना चाहा क्या ये हॉस्पिटल जो यहाँ पे जो अदर प्राइवेट हॉस्पिटल है उन पर प्रभाव डालेगा। तो उनको साफ तौर पे कहना था कि जो अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में स्थापित हुआ है इसका एक बहुत बड़ा फायदा फरीदाबाद को नहीं पूरे हरियाणा को मिलने वाला है कि फरीदाबाद और जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये मेडिकल हब बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर देश नहीं विदेशों से भी लोग इलाज करवाने के लिए आएंगे, क्योंकि जो इलाज यहाँ पर 5 लाख रुपए में उपलब्ध होगा वो कहीं ना कहीं विदेश में जाके उनका कहना था कि 20 लाख रुपए तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद ही नहीं, हरियाणा ही नहीं और जितना भी आसपास का जितना इलाका है, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि पूरे देश के लोग इस हॉस्पिटल की जो क्षमता है उसका फायदा उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। अमृता हॉस्पिटल को एक नई सौगात जो है वो फरीदाबाद को अमृता हॉस्पिटल के द्वारा मिलती हुई नजर आ रही। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आखिर खास क्या है। अमृता अस्पताल एशिया का सब में बड़ा अस्पताल होगा, पूरी तरह से ये हाईटेक होने वाला। यह हॉस्पिटल पूरी तरह से दरअसल हाईटेक रहेगा, सुविधाएं जो है इसमें लैस रहेंगी, किफायती दामों पर यहां पर इलाज होता हुआ नजर आएगा। जो लोग बड़े नहीं है, पैसे में अमीर नहीं है, वो यहां इलाज करवा सकते हैं। अस्पतालों के अंदर करीब
2600 बेड होंगे और इनमें से 534 आईसीयू बेड भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह अमृता अस्पताल में क्या कुछ खास है, ये आपको बता रहे हैं। 133 एकड़ जमीन पर ये हॉस्पिटल जो है, परिसर जो है वो बना हुआ है और अस्पताल के अंदर 81 किस्म के स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी खोले गए हैं और साथ ही साथ अस्पताल के अंदर 64 ऑपरेशन थिएटर होंगे। यानी कि बड़े पैमाने पर ये अमृता हॉस्पिटल जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और यूसी वर्ग के साथ साथ जॉन हॉपकिंस जैसी यूनिवर्सिटियों से यहां पर जो लोग हैं वो आएंगे और सेवा देते हुए नजर आएंगे। अस्पताल के अंदर 250 डॉक्टर नियुक्त किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से स्वदेश लौटने वाले भारतीय डॉक्टर भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि बड़े पैमाने पर अमृता हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। फरीदाबाद के साथ साथ पूरे दिल्ली एनसीआर को यह हॉस्पिटल कवर करता नजर आएगा। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया है और बताया यह जा रहा है कि सोनाली अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा गई हुई थी और नॉर्थ गोवा के डीजी से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ गोवा में एंटनी अस्पताल के अंदर पुलिस को सोनाली फोगाट की मौत की जानकारी मिली है। डीजी के मुताबिक अभी मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है और जांच जो है वो पोस्टमार्टम आने के बाद ही स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। सोनाली फोगाट की बड़ी बहन रेमन फोगाट ने बताया है कि रात 11 बजे उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और खाने के बारे में उन्होंने शिकायत भी पहले की थी। मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी, कहते 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। इस वक्त मौजूद हैं हम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर। हिसार के डंडूर में ये फार्म हाउस बनाया गया है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया था। इसके जो शुभारंभ के समय पर थे कंवर पाल गुर्जर यहाँ पर पहुंचे थे। मैं तस्वीरों में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्विमिंग पूल यहाँ पर बनाया गया है, बहुत अच्छे रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस है। सोनाली फोगाट की सूचना जैसे ही आज आदमपुर क्षेत्र में उनके घर परिवार के लोगों को मिली तो सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये लगभग काफी एकड़ में बना हुआ उनका फार्म हाउस है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। उधर उन्होंने बहुत सारे रूम्स बनाए हैं, ये एंट्री पॉइंट से लेकर के, और उधर कमरे बहुत अच्छे बनाए गए हैं। एक नेचुरल तरीके से इसको पूरे के पूरे को बनाया गया है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर उनकी बड़ी बहन और जेठानी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। नम आंखों से सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि सोनाली फोगाट की कल रात को 11 बजे के करीब बातचीत हुई थी। उनकी बहन ने ये आरोप जरूर लगाया है कि उन्होंने जब बात की तो ये बताया था कि उनके हालात ठीक नहीं है और खाने को लेकर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि खाना उन्हें सही नहीं लग रहा और उनके शरीर में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। हालांकि सोनाली फोगाट की मौत के बाद अब परिवार का इस प्रकार से बयान आना कहीं न कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सोनाली फोगाट की जैसे ही मौत की सूचना इलाके में पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री से लेकर अनेक नेताओं ने ट्वीट करके उनके निधन पर शोक भी जताया है। अब जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार हिसार में या उनके गांव में किया जाएगा, उसको लेकर भी, क्योंकि जैसे ही मौत की सूचना मिली तो पूरा परिवार गोवा निकल चुका था। अब यहाँ पर फार्म हाउस पर एक उनकी बड़ी बहन और जेठानी मौजूद हैं और नम आंखों से सिर्फ एक बार मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये कहा है कि 11 बजे उनसे अंतिम बार बात हुई थी और खाने को लेकर भी सोनाली फोगाट चिंतित थी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हिसार। अब आपको बताते हैं जो सोनाली फोगाट थी उनका पूरा बायोडाटा क्या था। 21 सितंबर 1989 को फतेहाबाद के गांव में उनका जन्म हुआ था और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा जो है वो सोनाली फोगाट ने हासिल की थी। सोनाली फोगाट ने बतौर अभिनेत्री अपने करियर की पहले शुरुआत भी की थी। दरअसल सोनाली फोगाट को अभिनय करने का काफी ज्यादा शौक था और परिवार के अंदर
3 बहनें और एक बेटा और एक बेटी भी है। सोनाली फोगाट का जो परिवार है उसमें 3 बहनें, एक बेटा और एक बेटी। बहन के देवर के साथ शादी हुई थी, जो बहन के देवर हैं उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि 2016 के अंदर पति की फार्म हाउस में रहस्यमय मौत की खबर भी निकलकर सामने आई थी। 2016 के अंदर पति की भी रहस्यमय मौत हो गई थी और पति भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, यानी कि सोनाली फोगाट से पहले उनके पति भी भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य रहे हैं और राजनीति में एक्टिव सोनाली फोगाट हमेशा से रही हैं और राजनीति के अंदर सक्रिय भूमिका सोनाली फोगाट निभाती रही। टिकटॉक से सोनाली फोगाट जो है वो फेमस होती हुई नजर आई थी। टिकटॉक वीडियो बनाने के बाद से ही सोनाली फोगाट जो है वो फेमस हो गई थी और 2008 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सोनाली फोगाट 2008 से भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और 2019 में आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव भी लड़ा था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई से उनकी हार हुई थी और कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से 29,471 वोटों से करारी शिकस्त मिली थी। यानी कि हार के बाद भी आदमपुर में लगातार सक्रिय रही थी। सोनाली फोगाट जो है हार तो गई थी लेकिन आदमपुर को लेकर वो सक्रिय भूमिका निभाती रही और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कुलदीप बिश्नोई से उनकी मुलाकात हुई थी और बहुत देर तक चाय के ऊपर चर्चा भी दोनों नेता जो है वो करते हुए नजर आए थे। आपसी गिले शिकवे जो है वो दूर करने की बात कही गई थी और एक साथ काम करने को लेकर दोनों उत्साहित होते हुए भी नजर आ रहे थे। अनूप हमारे संवाददाता जो है हिसार से हमारे साथ इस खबर को लेकर जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहन जो है वो कहती हुई नजर आ रही है कि साजिश हो सकती है। क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको मिलते हुए नजर आ रही है? जरूर कोई साजिश सामने आ सकती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद, और अगर इसकी जिस प्रकार से चारों तरफ से सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, अगर सीबीआई जांच होती है तो जरूर कुछ न कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल इस प्रकार का कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ घर वालों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जब घर पर उसकी बात हुई तो उसने मां के सामने ये बात कही थी कि उसका जो शरीर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। उसने अपने खाने को लेकर भी संदेह जताया था कि उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार की जो बातें घर वालों के सामने आई है उससे तो ये लगता है कि बिल्कुल कोई न कोई बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन ये तमाम चीजें या तो जांच का पहलू है या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चल सकता है कि उनकी जो मौत की वजह है वो हार्ट अटैक है या कोई और वजह हुई है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्लियर करेगी। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं छिड़ गई है, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे इनेलो पार्टी हो, तमाम जो विपक्षी दल है वो भी इनकी सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं कि जो सोनाली फोगाट की मौत हुई है उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए ताकि पता चल सके कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। परिवार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की मौत की खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार मांग कर रही हैं कि सीबीआई की जांच हो या फिर हाईकोर्ट की सिटिंग जज से इस पूरे मामले को लेकर जांच करवानी चाहिए। तो वहीं पर दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां पर सोनाली फोगाट की मौत का मामला जो है अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में ले लिया है और आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यह गठन कर दिया। 2 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने डीजीपी गोवा को पत्र भी लिखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कार्रवाई की मांग की जानकारी जो है वो साझा की जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सोनाली फोगाट की मौत का जो मामला है अब वो राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में ले लिया है। आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर लिया और 2 सदस्यीय कमेटी जो है 2 सदस्य बनाए गए हैं इस कमेटी में। महिला आयोग की अध्यक्ष ने डीजीपी को वहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सौंपने के लिए कहा, यानी कि बड़े लेवल पे अभी पूरा मामला उठता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और जो कमेटी बनाई गई है उसमें कमेटी ने यह कहा है डीजीपी से कि तत्काल प्रभाव से जो पीएम की रिपोर्ट है वो सौंपी जाए, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो दी जाए और जो भी जानकारियां इकट्ठी हुई हैं वो तमाम चीजें मुहैया करवाई जाएं। एक बड़े पैमाने पर लगातार अब सोनाली फोगाट का मामला उठता हुआ नजर आ रहा है और स्वयं जो आयोग है वो इसको लेकर तफ्तीश सीबीआई जांच की मांग परिवार भी करता नजर आ रहा है। तो खबर करनाल से है, जहां पर करनाल के बड़ौता गांव में रिश्तों का कत्ल जो है वो एक मामला निकलकर सामने आया है और बीती रात 16 साल के किशोर की तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई और हत्या के आरोप में मृतक के सगे चचा का
परिवार पर लगे हैं आरोप और पीड़ित परिवार ने बताया है कि 6 लोगों ने इस पर हमला किया था, जिसमें सनम नाम की किशोर की मौत हो चुकी है और जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन परिवार का यह कहना है कि मामूली कहासुनी के बाद ही मृतक के सगे चाचा ने बदमाशों को बुलाकर यह हमला किया था और परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दे दी है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं बड़ौदा। टोटल 6 आदमी थे, 2 लेडीज थी, 4 जेंट्स थे जी। उसका 2 तो अंकल थे उसके सगे जी, 2 और पड़ोस के लड़के थे जी, उन्हीं को भी सगे में थे जी। उनकी आपस में कोई बातचीत हो जाएगी जी, बैठे थे वहाँ शाम के टाइम जी, 9:30 बजे की बात है जी। पता नहीं क्या बात है, मारते तो पता नहीं लगता। हमारे पास फोन आया जी, फोन भी हमारे तो स्टाफ नहीं करता, हमारे ये मम्मी ये स्टाफ से हैं जी, कल्पना होते जी। उन्हें आता है ऐसा करके तेरा बाण जब की एक्सपायर हो गया भाई, 10:30 बजे फोन किया मेरे पर आया था ना जी। आज 9:30 बजे के आसपास का कल 8:30-9 बजे का मामला था जी। मेरे बच्चे बैठे थे ऐसे घर के बेड़े में, अपने बेड़े में। एक बोल लो बस। तो ये वो पानी पी रहे थे बच्चे, और पड़ोस के भी आ जाते हैं, तो किसी को पीला थोड़ी जाता है जी। तो ये वो पी रहे थे, इनका कोई प्लानिंग था जी। तो मैं भी घर पर था ना, मेरा बड़ा लड़का था घर पे। इन्हें मेरा लड़का आगे पकड़ के दे चक्कू और दे तलवार काट दिया गया। प्रशासन से हमारे को पूरी सहायता मिले जब तक हम इसकी यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। किसने किसको मारा है? ये अमन के अंकल है जी, 2 इसके अंकल हैं, बाकी वो रहने के परिवार के आगे 2 बच्चों पे हमला किया है। हाँ, दोनों को भी घायल है जी, वो भी अंदर है, वो भी सीरियस है, वो भी, और एक की डेथ हो चुकी नहीं मिली। बड़ौदा गांव में लड़ाई झगड़ा होगा, इस लड़ाई झगड़े में एक की मौत होगी, एक घायल है। वहाँ के अमन की मौत होगी, उनके बयान दिए, उनको मदद कर दिया कार्रवाई। कौन लोग हैं? ये गांव के ही हैं, परिवार के ही हैं, ये चाचा ताऊ हैं। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता लक्ष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि जो मामले की जांच है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है और रिश्तों का ही कत्ल जो है यहां पर निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से करनाल के बड़ौदा गांव के अंदर 16 वर्षीय किशोर की उसके चाचा द्वारा जो 5 से 6 युवकों द्वारा उसका कत्ल कर दिया जाता है, इस तरीके की जो सूचना हमारे पास आई थी। और कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस है वो कहीं ना कहीं अपना रुख अपनाती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं जो जिन लोगों पर परिवार ने आरोप लगाया उनके ऊपर पुलिस ने कहीं ना कहीं FIR लॉन्च कर दी गई है। और बात की जाए जो युवक का जो शव है उसे करनाल के मर्चरी हाउस के अंदर उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको रखवा दिया गया और जल्दी जो है उसकी बॉडी को जो है जो युवक की बॉडी है परिवार को सुपुर्द कर दी और जल्दी पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। लक्ष्य हमारे संवाददाता करनाल से जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरह से चाचा ने ही भतीजे का जो है वो कत्ल कर दिया और मामले की जांच अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो उधर हरियाणा शिक्षा विभाग के अंदर तबादला ड्राइव में अध्यापकों की पोस्ट को कैप्ट करने के विरोध में मंगलवार को बहादुरगढ़ के गांव रोहत के अंदर ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया है और स्कूल पहुंचकर ताला ही लगा दिया। ग्रामीणों का विरोध ट्रांसफर ड्राइव को लेकर है और इसको लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहा है। इसी के चलते ग्रामीण आवेश में आ गए और उन्होंने स्कूल के गेट को ताला लगा दिया है और विरोध के दौरान ग्रामीण छात्रों के साथ स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठे और यहां पर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि अध्यापकों के तबादले के बदले अध्यापक स्कूल के अंदर भेजे सरकार, नहीं तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जाता नजर आएगा। सर, हम चाहते कि जो हमारे टीचर्स हैं या तो उनका ट्रांसफर ना हो और अगर हो तो उनके बदले में हमारे नए टीचर्स आए, वरना हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। हम अपनी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए चाहते कि बस हमारे टीचर क्या या तो ट्रांसफर ना हो और हो तो उनके बिहाफ में अच्छे टीचर आए। या तो इन्हीं टीचर्स को यहाँ रखो, नहीं तो इनके बदले और टीचर्स भेजो। पहले ही कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि 10th क्लास में कोई रुकावट ना आए। आधा साल जा चुका है और इन टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाई करवाई है और अब कह रहे हैं कि इनके बदले और टीचर्स नहीं आएंगे और ये टीचर्स चले जाएंगे। तो या तो इन्हें यहाँ रखो या फिर इनके बदले और टीचर्स भेजो। हमारी यही मांगे हैं। अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकार उनको 1100 रुपए महीना देगी और अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो 500 रुपए फीस लगेगी। तो ये गरीब बच्चों के
बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ गरीब समाज के, उनके माँ बाप जो मनरेगा में जाकर दिहाड़ी करके आते हैं सुबह से शाम तक, गवर्नमेंट उनको 300 रुपए देती है, वो भी टाइम पर पैसा नहीं देती। तो वो मनरेगा में काम करने वाला बड़का माँ बाप बच्चे की 500 रुपए फीस कैसे देगा सरकारी स्कूल में? तो जी बच्चा की पढ़ाई जा है सबसे पहले, इसमें टीचर नहीं है बच्चा के प्राइमरी में स्कूल में, एक मैडम है, ना लाइट ना पानी ना पंखा, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। इस चीज का हम बहुत तंग पा रहे हैं, ये बात है। काफी बालक हैं जी, 360 बालक हैं पहली से लेकर 5वीं तक, एक टीचर उन पर बिल्कुल। तो वहीं पर कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस की नेता सुनीता मेहरा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकारी स्कूलों के बंद होने पर कई स्कूलों के शिक्षकों की पोस्ट खत्म करने पर सरकार पर निशाना भी साधा गया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार देना तो दूर की बात है, बच्चों से पढ़ाई का अधिकार भी छीन रही है। स्कूलों के बंद होने पर टीचरों की पोस्ट खत्म होने के बाद उन लोगों के बच्चों को कहां पढ़ने भेजा जाएगा और इनके परिवारों में जब रोटी के लाले पड़े हुए हैं तो ये प्राइवेट स्कूल में। आना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो वो रोजगारी को साथ में लेकर आई थी कि कम से कम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण करती जा रही है। अब स्कूलों का भी प्राइवेटीकरण कर दिया गया है, स्कूलों का भी निजीकरण कर दिया गया है और किस तरह से 105 स्कूल सरकार बंद करने जा रही है और कहीं कहीं तो गांव में, जहां पे गांव के बीच में कोई स्कूल वगैरह है, उसमें से 5 पोस्टें भी बंद कर दी गई थी। तो वहीं पर खबर अब रेवाड़ी से है, जहां पर निजीकरण के विरोध को लेकर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार और सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर सरकार ने जल्दी रोडवेज के अंदर निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो 10 सितंबर की मीटिंग के बाद रोडवेज कर्मी बड़े आंदोलन का फैसला ले सकते हैं। और वहीं झाझा मोर्चा के रोडवेज से कर्मचारियों के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने रोडवेज के बेड़े में 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने का भी फैसला लिया है। आज हमारा 2 घंटे का जो प्रदर्शन है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ जो 550 इलेक्ट्रिक बसें जो ठेकेदारों के हाथ में दे दी गई है, जबकि आने वाली हरियाणा सरकार और रोडवे डिपार्टमेंट के अंदर की सरकार ने नाइंसाफी करते हुए अपना प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में सौदा कर दिया गया है, जिससे आमजन को परेशानी बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और हमारी आम पब्लिक जन समस्या है उससे बेहतर रोडवेज को बेहतर सुविधा नहीं है। इसलिए इन्होंने ये प्राइवेट परमिट और बसें ठेकेदारों के हाथों में न देकर महकमे में दे देनी चाहिए। आज का प्रदर्शन सरकार द्वारा रोडवेज में 550 इलेक्ट्रिक बसें आ रही है, उनको भी सरकारी बसें न लाकर प्राइवेट पूंजीपति आदमियों के हाथ में सौंप दी, वो किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को ला रही है, जिसमें बेरोजगारों को न ही रोजगार मिलेगा, न ही जनता को बेहतर कोई सुविधा मिलेगी। हम चाहते हैं कि सरकार इनको प्राइवेट पॉलिसी या किलोमीटर स्कीम के तहत न लाकर सरकारी बसें शामिल करें, जिसके जनता को, बेरोजगारों को रोजगार मिले और जनता को बेहतर सुविधा प्रदान हो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।